स्टोइकोमेट्रिक के कंपाउंड्स भी होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगा, ठीक है। हेलो, माय नेम इज़ उमेश यादव और अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैटर की दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों हमने कर लिया था, ठीक है ना। अब आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। अब इसके बारे में बात करेंगे। द कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटम से। एटम, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle which participate in a chemical reaction, ठीक है। तो एटम क्या होता है, देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हमारा एटम होता है। बात समझ रहे हो। और एटम जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं करता है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि एलिमेंट जो होता है वो एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही क्या होता है, हमारा एटम होता है, ठीक है। अब देखो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन एक नाम का साइंटिस्ट है। तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। वैसे तो जॉन डाल्टन से भी पहले एक बंदा आया था जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, डेमोक्रेटस नाम था। उसने कहा था कि नेचर में कोई भी सब्सटेंस है, यानी कि मैटर ही ले लो, नेचर में कोई भी सब्सटेंस मतलब मैटर ले लो, तो वो सब क्या है, एक बहुत ही छोटे अल्टीमेट पार्टिकल से बने हुए हैं। लेकिन उसने एटम के बारे में नहीं बताया था। जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले एटम के बारे में बताया था कि नेचर में कोई भी सब्सटेंस हो, यानी कि मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, एक अल्टीमेट पार्टिकल से बना हुआ है एटम। और ये इतना छोटा पार्टिकल है जिससे कि आप इसे और छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं कर सकते हो। मतलब मैटर का ये सबसे छोटा पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल होता ही नहीं है। बात समझ रहे हो। ये कौन कह रहा है, जॉन डाल्टन कह रहा है। तो उसने फिर अपनी रिसर्च एंड मतलब जो भी उसने ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे तो वहां से जो उसने चीजें निकाली हैं और फिर उसने एक थ्योरी बनाई जो कि उसके नाम पे है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। तो जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है, जॉन डाल्टन, इसी ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था कि नेचर में कोई भी सब्सटेंस यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब वो सबसे छोटे पार्टिकल से बने होते, इससे छोटा पार्टिकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किसका कहना था, जॉन डाल्टन का कहना था। लेकिन हमें पता है कि भाई एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम का अपना खुद का तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे हो। देखो जब आप एटम का न्यूक्लियर फिजन करोगे, फिजन उसे तोड़ोगे तो उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो अगर जॉन डाल्टन की बात सही है कि भाई मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, ठीक है। और एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, मतलब इसे आप और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यही सबसे छोटा पार्टिकल है, जॉन डाल्टन का कहना था। अगर ऐसा है तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो तो हमें मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर तो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। बात समझ रहे हो। तो ये बाद में जाके गलत हो गया था। तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखवाई है
कि एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो जब रिएक्शन होती है तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आके रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आके रिएक्शन करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस आके रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस छोटा हो या बड़ा हो, कितने से कितने ही बड़ा क्यों ना हो, तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो वहां पर उसका आपको पूरा एक एटम ही लेके आना पड़ेगा। वैसे तो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को वैसे लेके आ नहीं सकते हो। आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स को लाना पड़ेगा तो आपको उसके पूरे एटम को ही उठा के रिएक्शन में लाना पड़ेगा। तो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाला सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? एटम ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो। तो जॉन डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी? जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके नाम पे ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बात समझ रहे हो? तो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो वाले पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कहता है इन पॉइंट्स में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल, अनकटेबल पार्टिकल, अनकटेबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है ना? तो अभी मैंने, अब जैसे कि अभी पहले बताया था कि जो आपका मैटर होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। देखो जॉन डाल्टन ने जब ये बताया था 1808 में बताया था, तो उस टाइम पे तो बहुत सारी चीजें उसके पास अवेलेबल नहीं थी, ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ऐसे कोई एडवांस इक्विपमेंट्स थे। ठीक है ना? तो इतनी कोई खास उसके पास फैसिलिटी नहीं थी, तो जो उसने किया मतलब अपने लेवल पे तो बेस्ट ही बताया था उसने। बात समझ रहे हो? तो केमिस्ट्री में भी यही होता है, कोई भी थ्योरी अपने में कंप्लीट नहीं होती है। तो जो स्टार्टिंग में थ्योरी आती है उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। तो जैसे जैसे और भी साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, तो उन खामियों को वो दूर करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये मान के चलो कि कोई भी थ्योरी अपने में कंप्लीट नहीं होती, हर थ्योरी की अपनी अपनी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। अब ये है कि जो थ्योरी पहले आएगी उसकी ज़्यादा लिमिटेशंस होंगी, जो बाद में आती हैं तो उसके सामने क्या होते हैं, पहले बहुत सारी जितनी थ्योरी आ रखी होती है वो सब उसके सामने होती है, तो उसके ड्रॉबैक्स, उसकी खामियां उसको पता होती हैं, तो वो सब उनके ड्रॉबैक्स पे ही काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जैसे जैसे थ्योरी और आती जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो भी कह लो जो थ्योरी है वो आपकी और रिफाइन होती जाती है, एडवांस होती चली जाती है, ताकि वो, ठीक है ना, मतलब उसकी ड्रॉबैक क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं और वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। बात समझ? तो इस तरीके से आपकी जो थ्योरी बनती है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। तो मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये क्या होते हैं? आपके एटम्स होते हैं। ठीक है ना? देखो मैंने यहां पे लिखवा भी दिया, इनडिविजिबल और अनकटेबल, मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? मतलब इससे छोटा पार्टिकल तो होता ही नहीं है। कौन कहता है? जॉन डाल्टन। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई जब आप एटम का न्यूक्लियर फ्यूजन करोगे, एटम को तोड़ोगे, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो उसमें से फिर निकलने लग जाते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो एटम का खुद का अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब है कि एटम्स को भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। और आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये छोटे पार्टिकल्स हैं, नहीं, इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो क्वार्क से बने होते हैं। समझ रहे हो? तो इस पे मत जाना। तो ये इसका पहला पॉइंट था। आगे क्या कहता है इसी में? एन एटम इज द an atom is the smallest unit of matter। मैटर की ये सबसे छोटी यूनिट होती है।
बात समझ रहे हो? मैटर की ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है कौन सी, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, विच कैन टेक पार्ट, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, ये गलत है कि मैटर जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल और इनडिविजुअल अनकटेबल पार्टिकल से बना होता है एटम। ऐसा नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। एटम को अगर आप स्प्लिट करोगे, उसका न्यूक्लियर फिजन करोगे, तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट गलत है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम ही होता है। समझ गए? तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते जरा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। अगर आप एक ही एलिमेंट के एटम्स लेते हो, अगर आप एक ही एलिमेंट के एटम्स लेते हो, ठीक है, तो उनका हर कुछ मतलब सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, उनका साइज, शेप एंड स्पेशली उनका जो वेट होता है वो सब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज एंड साइज, शेप एंड वेट, ये सब क्या होता है, उनका सेम होता है। बात समझ गए? तो अब अगर आप आइसोटोप्स वाला केस कंसीडर करते हो, अगर आप आइसोटोप्स वाला केस कंसीडर करते हो, जैसे अगर मैं आइसोटोप ले लेता हूं, आइसोटोप फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, आइसोटोप्स। जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1,1, 1,2 एंड 1,3। ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम, ये आपका हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और ये आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ट्रीटियम। बात समझ गए? और कार्बन के भी ऐसे आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। ठीक है ना? तो ये मैं आइसोटोप्स ले रहा हूं। अब यहां पर देखो जरा, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के ही एटम्स हैं, तो इनका सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है कि जो इनका मास नंबर है, जो इनका वेट है, वो क्या है, अलग है, डिफर है, डिफर कर रहा है यहां पर। ठीक है ना? तो आइसोटोप के केस में ये वाला पॉइंट क्या होता है, गलत हो जाता है। बात समझ रहे हो? इस वाले पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप एक ही एलिमेंट के एटम्स लोगे तो उनका सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, वेट अलग हो गया, तो इस केस में ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो हम साथ साथ में देखो, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो भी कर रहे हैं, और वहां वो कहां पर गलत हो रहा है वो भी हम साथ साथ करते आ रहे हैं। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट देखो जरा, तीसरा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different properties, having different properties, having different properties and different weights, and different weights। ठीक है, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लोगे तो उनका सब कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उनका वेट भी क्या होगा, डिफर करेगा। बात समझ रहे हो?
लेकिन इसमें क्या है कि उसको आइसोबार्स के बारे में नहीं पता था। किसके बारे में नहीं पता था? आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है कि वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। जैसे आइसोटोप्स में तो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? अलग होता है। लेकिन आइसोबार्स में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफर करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो आइसोबार के केस में ये गलत हो जाता है। ठीक है ना? जैसे यहां पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन सा? जैसे मैं ये आर्गन का एग्जांपल ले रहा हूं, 1840 से, कैल्शियम 2040। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो इनका सब कुछ क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इस केस में मास नंबर क्या है इनका? सेम है। ठीक है, 40-40 सेम है, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? अलग होना चाहिए था। तो आइसोबार से केस में ये वाला पॉइंट क्या होता है? गलत हो जाता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अगला पॉइंट क्या है? ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड A compound is formed by the combination of combination of combination of atoms of one at combination of, एक मिनट रुक जाओ जरा, by the combination of atoms of one element, atoms of one element with atoms of another element, another element in a simple whole number, in a simple whole number fixed ratio, in a simple whole number fixed ratio। तो अगले वाले पॉइंट पे क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, हमें पता है कि कंपाउंड कैसे बनता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। ठीक है ना? तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। और यहां पर ये जो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल होल नंबर फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक सिंपल होल नंबर फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये रेशियो कैसा होता है? ये रेशियो कैसा होता है? ये इस तरह का रेशियो होता है, 1:1 हो गया या 1:2 हो गया। ठीक है, मतलब फिक्स रेशियो है, फिक्स एक सिंपल होल नंबर में रहेगा। या 2:1 है, ठीक है, या 2:3 है, या 3:2 है, इस तरीके से। कोई फ्रैक्शनल रेशियो नहीं होगा। ठीक है ना? कोई फ्रैक्शनल रेशियो नहीं होगा। लेकिन क्या है कि ना, अब हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड्स हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आप आयरन के ले सकते हो 0.93 ऑक्सीजन, Na 0.98 ऑक्सीजन। तो यहां पर रेशो कोई सिंपल रेशो नहीं है। ठीक है ना? फ्रैक्शनल रेशो है, फ्रैक्शनल। ठीक है, देख सकते हो कैटाइन जो है वो अनाइन से कम है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल रेशो होता है, फ्रैक्शनल यहां पर है। तो यहां पर हमें किस तरह का रेशो आ रहा है? कोई सिंपल होल नंबर रेशो नहीं आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। और यहां पे फिक्स रेशो भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये रेशो वेरी भी कर सकता है, ये रेशो वेरी भी कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो इस केस में, इस तरह के कंपाउंड्स में ये वाला पॉइंट क्या होता है? गलत हो आता है। लेकिन जनरली क्या है, जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में, एक सिंपल होल नंबर रेशो में ही होते हैं। समझ रहे हो? लेकिन अगर बड़े बड़े कंपाउंड्स लोगे तो वहां पे रेशो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। यहां पर तो आपका जो रेशो है वो फ्रैक्शनल आ रहा है, और ये रेशो वेरी भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका रेशो ऐसा ही होगा, हो सकता है कि और ये वेरी कर जाए। ठीक है ना? तो इस केस में ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। तो ये इसका चौथा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देख लो जरा, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है?
एटम इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन, atoms in a chemical reaction are neither are neither are neither created are neither created nor destroyed. तो देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि वहां पर इन्वॉल्व होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, आपका एटम होता है। तो वो एटम आपका ना तो वहां पे क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय, मतलब नए एटम्स आप बना नहीं सकते हो, ठीक है, नए एटम्स वहां पर बनते नहीं है, ठीक है, तो क्रिएट नहीं होते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप इसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो सो ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, सो ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। और ये याद रखना कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने एटम्स थे आफ्टर द रिएक्शन उतने एटम्स होने चाहिए, मतलब आपके बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स must be present before and after the reaction, before and after the reaction सेम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बात समझ गए, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, इसको समझो कि भाई ये तो चलो ठीक है, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम ही होता है। भाई कोई सा भी सब्सटेंस जिसकी रिएक्शन करा रहे हो वहां पर उसका एटम ही इन्वॉल्व होगा, एटम ही इन्वॉल्व होता है, उससे छोटा पार्टिकल इन्वॉल्व ही नहीं होता। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है, वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपको पूरा एटम ही उठा के लेके आना पड़ता है इन ए रिएक्शन है। तो रिएक्शन क्या है, एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। और हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे नंबर ऑफ एटम्स आपके सेम रहेंगे, पहले जितने थे आफ्टर द रिएक्शन उतने ही होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो रिएक्शंस दो तरह की होती है, एक तो आपकी केमिकल रिएक्शंस जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि वहां पर एटम इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एटम इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक दूसरी रिएक्शन होती है जहां पर एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। फिर से सुन लो, रिएक्शन जो है एक एक केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन है जहां पे उसका एटम इन्वॉल्व होता है, और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में क्या होता है कि आप एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा जिसमें बड़े एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो बड़े एटम का न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आपका एटम डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और नए एटम्स आपके बन भी रहे हैं। तो वहां पे कोई रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होता है, वहां पे एटम्स क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, एटम इन्वॉल्व नहीं है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। वहां पे न्यूक्लियस वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है और नए न्यूक्लियस बन रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से ऐसे ही आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहां पे दो छोटे छोटे एटम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं।
तो वहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियर फिजन हो गया या फ्यूजन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, तो एटम्स आपके क्रिएट भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। समझ आ गई बात है? तो ये था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है ना। आगे का जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब जैसे हम एटॉमिक वेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एटम हमने पढ़ दिया, अब इसके वेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो उसमें आपका रिलेटिव एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल का वेट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में जाके मोल कंसेप्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाय।